Hello everyone. Today we will discuss chapter 14 of modern history spectrum, First World War and nationalist response. So basically इससे पहले हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देख रहे थे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोच रहे थे कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनको आउटसेट कर दें। तो इसी टाइम पे अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्ट का इसमें क्या रिस्पॉन्स था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो 1914 से लेकर 1919 तक हुई थी, जहाँ पे जो ब्रिटिश अलाइज थे उनके कौन थे, फ्रांस था, रशिया था, यूएसए, इटली, जापान। इसको हम रिजू का बीएफ ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। और इनके अगेंस्ट थे हमारे थग, जो कि हम टर्की बोलेंगे, फिर हंगरी बोलेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो थ्रू आउट कैरिड आउट हो रही थी। गदर पार्टी नॉर्थ अमेरिका में थी, फिर बर्लिन कमेटी थी यूरोप में, फिर स्कैटर्ड म्यूटनीज कुछ हो रही थी, जैसे हमने सिंगापुर के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। तो देयर कम्स द रोल और मूवमेंट ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्स था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेशनलिस्ट का। तो यहाँ पे दो होम रूल लीग जो लीग बनाई गई थी और ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन द लाइन ऑफ आयरिश होम रूल लीग, क्योंकि आयरिश जो मूवमेंट था ये रिवॉल्यूशनरीज को भी इंस्पायर किया था और फिर नेशनलिस्ट को भी इसने इंस्पायर किया। तो जो दो होम रूल इंडियन होम रूल लीग बनी थी, एक बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाई थी और जो दूसरी थी वो एनी बेसेंट, जो कि 1893 में इंडिया में आई थी, उन्होंने बनाई थी। तो ये हम कह सकते हैं पायनियर थे इस नई ट्रेंड के, जब सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी एक्सेप्ट हमारा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, अदरवाइज जो पॉलिटिकल एरिना था इस टाइम पे इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा शांत पड़ा हुआ था। तो तब ये होम रूल लीग मूवमेंट आता है कि इंडियन के लीडर्स को यूनिफाइड करता है टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। So next we will study the leagues having failed in 1914 Madras session of Congress to reach moderate extremist reapproachment। तो जो तिलक और एनी बेसेंट जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको हम रिवाइव करने की ट्राई करते हैं। 1950 अर्ली 1915 में क्या होता है कि जो एनी बेसेंट है वो लॉन्च करती है कैंपेन टू डिवाइड और टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर ऑन द लाइन ऑफ वाइट कॉलोनीज। हम इसी टाइम पे देखते हैं कि उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया थ्रू हिज न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो इसी टाइम पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे मॉडरेट मेजर लीडर्स थे जैसे गोखले जी और फिरोज शाह मेहता, वो पास अभी कर जाते हैं 1915 में, और गांधी जी की भी एंट्री हो जाती है इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो मॉडरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी वो थोड़ी वीकेंड पड़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का 1915 बॉम्बे में, जहाँ पे जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे उनके अंडर में एफर्ट्स किए जाते हैं, बाय एफर्ट्स ऑफ तिलक और एनी बेसेंट मीट विद सम सक्सेस, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको एडमिट किया जाएगा कांग्रेस में। ठीक है, यहाँ पे तिलक और बेसेंट एनी बेसेंट हैं वो सेटअप करते हैं देयर सेपरेट लीग टू अवॉइड एनी फ्रिक्शन। जो अब हम तिलक लीग के बारे में बात करेंगे, जो कि सेटअप हुई थी अप्रैल 1916 में और जो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट थी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार। यहाँ पे जो बॉम्बे सिटी है वो वहाँ पे नहीं थी तिलक जी की। इनकी डिमांड क्या थी, स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स और एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। यहाँ पे अगर हम एनी बेसेंट लीग के बारे में बात करें तो ये सेटअप हुई थी आफ्टर तिलक लीग इन सितंबर 1916, कहाँ पे मद्रास और रेस्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। इनकी कितनी ब्रांचेस थी, 200 से ज़्यादा इनकी ब्रांच थी। अगर हम तिलक जी के कंपैरिजन में इस लीग को देखें तो ये लूजली ऑर्गेनाइज थी, क्योंकि हर जगह थी, तो मतलब ऑल ऑफ इंडिया में इनकी ब्रांचेस थी, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे जो एनी बेसेंट के साथ में जॉर्ज एरेंडेल थे वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे इस लीग के। बिसाइड एरेंडेल यहाँ पे जो मेन वर्क था वो किसने किया था, किसकी हेल्प से थे, D.W. वाडिया और C.P. रामास्वामी अय्यर। अब हम होम रूल लीग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे ये जो लीग है वो कैंपेन करती है टू कन्वे टू द कॉमन मैन की मैसेज देने के लिए कि होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल का मतलब क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट अब हमें चाहिए। तो होम रूल एजिटेशन वॉज लेटर ज्वाइन की जाती है। कौन कौन ज्वाइन करता है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय जी, फिर जिन्ना जी ज्वाइन करते हैं, फिर तेज बहादुर सप्रू भी जाते हैं, फिर लाला लाजपत राय। तो ये फ्यू लीडर्स हैं जो कि ना सिर्फ होम रूल प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, बल्कि जो लोकल ब्रांचेज हैं एनी बेसेंट लीग की, जो होम रूल लीग है उसकी लोकल ब्रांचेस को भी ये लोग हेड करते हैं। हाउएवर जो एंग्लो इंडियन थे और मोस्ट ऑफ जो मुस्लिम्स थे और हम बोले जो नॉन ब्राह्मण थे फ्रॉम साउथ इंडिया, उन्होंने इस लीग को इतना एक्टिवली ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो होम रूल लीग है वो जो रूल है हिंदू मेजॉरिटी और मेनली हायर कास्ट के लिए ही है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था। तो गवर्नमेंट जो है सीवियर रिप्रेशन की तरह एज यूजुअल वो रिएक्ट करती है, स्पेशली मद्रास में, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और अटेंड नहीं कर सकते हैं। तिलक को भी मना कर दिया गया कि वो पंजाब या फिर दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे। वहीं जो एनी बेसेंट और जो उनके एसोसिएट्स थे जैसे बीपी वाडिया, फिर जॉर्ज एरेंडल, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनको अरेस्ट कर लिया गया था कि मूवमेंट स्टॉप हो।
बट इसका अपोजिट ही हो गया था, क्योंकि ये जो अरेस्ट हुआ था इसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो था उसको इनवाइट कर दिया था, जिसकी वजह से एनी बेसेंट को रिलीज़ करना पड़ा सितंबर 1917 में। ये जो ड्रामेटिक जेस्चर था, ये जो भी कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से एस सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, उन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल था उसको रिनाउंस कर दिया। इसी पे जो मोंटेगो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, वो कमेंट करते हैं, शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट एंटर्स मिसेस पेसेंट। तो बेसिकली ये जो मोंटेगो है, ये मॉक कर रहे हैं ये ब्रिटिश राज का जो क्लमजी इन्होंने अटेम्प्ट किया था मूवमेंट को सप्रेस करने का बाय अरेस्टिंग एनी बेसेंट, क्योंकि इसने सिर्फ मल्टीप्लाइड किया था प्रोटेस्टर्स को इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस इशू। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाई द एजिटेशन फेड आउट बाय 1919। तो अब हम इसके रीज़न पढ़ते हैं। फर्स्ट था कि लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, क्योंकि लोकली ब्रांच डिफरेंट लीडर्स ऑर्गेनाइज मतलब हेड कर रहे थे और we say loosely organized as we study about Annie Besant League. Then there was Montego Chelmsford रिफॉर्म आए थे 1919 में। फिर जो तिलक थे उनको अब्रॉड जाना पड़ा था सितंबर 1918 में, जिसकी वजह से जो तिलक की लीग थी वो भी कमज़ोर पड़ गई थी। क्यों जाना पड़ा उन्हें? क्योंकि उन्हें केस इन कनेक्शन विद द केस अगेंस्ट वैलेंटिनो कैरल, जिन्होंने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में फीचर किया था कि जो तिलक हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी इंडिया में एजिटेशन डेवलप हो रहा है, तो इसके खिलाफ केस लड़ने के लिए उन्हें जाना था। फिर हम देखते हैं कि 1920 में गांधी जी भी आ जाते हैं और फिर वो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है उसकी प्रेसिडेंटशिप को एक्सेप्ट करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम चेंज कर देते हैं स्वराज्य सभा विद इन अ ईयर। और फिर जो लीग है बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती है। फिर हमको ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो कम्युनल राइट्स हैं वो भी विटनेस किए जाते हैं 1917 1918 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916, जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको कांग्रेस में रीएडमिशन होता है। ये जो लखनऊ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये किसने प्रिसाइड किया था? मॉडरेट लीडर थे अंबिका चरण मजुमदार जी, जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट जो कि तिलक लीड कर रहे थे उनको कांग्रेस में री एंट्री और रीएडमिट किया था। और एनी बेसेंट और जो तिलक है इनको अवॉर्ड किया जाता है इस रीयूनियन, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हुआ था। ठीक है, कौन से सेशन में? 1916 लखनऊ सेशन में। जो लखनऊ पैक्ट था यहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो लखनऊ पैक्ट किसके बीच में था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था। कांग्रेस को कौन लीड कर रहे थे? हमारे तिलक जी कर रहे थे और मुस्लिम लीग को जिन्ना जी कर रहे थे यहाँ पे। और एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन डिमांड बाय दैम टू द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कुछ वीकलीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि लीडर्स ने पब्लिश की थी उस टाइम पे। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉमरेड को पब्लिश किया था और मौलाना आज़ाद जी ने अल हिलाल जो है उसको पब्लिश किया था। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ द लखनऊ पैक्ट। जो कांग्रेस है उसने मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए उनको, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया था और ये मेजर ब्लंडर कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेपरेट मतलब लेजिटिमाइज कर दिया था उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को एक सोल रिप्रेजेंटेटिव भी मतलब एलिवेट कर दिया गया था इस रोल पे कि वो इंडियन मुस्लिम को सोल रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि जो मुस्लिम लीग है उसको बोला गया कि उनको फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ सीट मिलेगी लेजिस्लेचर में एट ऑल इंडिया और प्रोविंशियल लेवल पर। नेक्स्ट है कि जो टर्म है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 5 साल का होना चाहिए, और जो सैलरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो इंडिया से पे नहीं होनी चाहिए, वो मतलब ब्रिटिश ट्रेजरी से आनी चाहिए, इंडिया के फंड से नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था कि हाफ द मेंबर ऑफ वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है एंड जो प्रोविंशियल गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हाफ जो है वो इंडियन मेंबर होनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि मोंटागो स्टेटमेंट आता है अगस्त 1917 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये स्टेटमेंट दिया जाता है बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मोंटागो, जिसे हम बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। इसके ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट जो हैं डिमांड करते हैं फॉर सेल्फ रूल और होम रूल कुड नॉट बी टर्म्ड एज सेडिशन, कि सेडिशियस नहीं माना जाएगा। अगर कोई सेल्फ रूल की बात करे तो उसको वो सेडिशन चार्ज पे आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। सिंस द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया नाउ बिकम अ गवर्नमेंट पॉलिसी, जहाँ जबकि जो हमारा मॉर्ली मोंटे वाला स्टेटमेंट था 1900 में, मॉर्ली मिंटो वाला 1909 में, उन्होंने वहाँ पे कोई इंटेंट नहीं था उस रिफॉर्म में कोई इंटेंट नहीं था कि गवर्नमेंट को जो इंडियंस हैं उनको कोई सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी, बट 1917 में ये दिया गया था। हाउएवर इट वाज इक्वली क्लियर, ये भी क्लियर था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपनी पावर जो है वो जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर होगा इंडियन विद इंडियन मेजॉरिटी उनको दे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।